नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं। आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तबीयत थोड़ा हमारी खराब है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके एनसीईआरटी क्लास 6 जो चल रही थी ज्योग्राफी, पूरा खत्म हो चुका है। अब चलने वाला है क्लास 7 का ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, आज सेकेंड चैप्टर होगा। ठीक है, आज दूसरा चैप्टर में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक सतहों के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे परिभाषा। परिभाषा क्या है बाबू, सुनिएगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी गतियां करती रहती है। पृथ्वी क्या करती है? गति। पृथ्वी गति करती है तो उस पे दो बल लगते हैं। एक पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसको आंतरिक बल कहते हैं, और पृथ्वी के जो बाहर बल लगता है उसे बाह्य बल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आंतरिक बलन के कारण भी कुछ पृथ्वी पर घटना होती है और बाह्य बलन के कारण भी कुछ पृथ्वी पर क्या होती है? घटना होती है। और यह निरंतर जब गति होता रहता है तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। पृथ्वी के बारे में और पढ़ना है कि परते दर परते पृथ्वी पर क्या है। पृथ्वी एक जैसे रोटी होता है ना, रोटी रोटी बोल दे तो, या पराठा, पराठा को जैसे खोलते हैं तो एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, इस तरीके से जो परत बाई परत खुलता रहता है, उसी तरीके से पृथ्वी भी है। क्या है? पृथ्वी उसी तरीका से परत दर परत में क्या होती है? खुलती रहती है। ठीक है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, अगर अनुमानतः मैं कहूं तो कहा जाता है 6400 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, जान लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या से पहले मैं बता देता हूं कि पृथ्वी की परिभाषा क्या होती, तो लिख लीजिएगा। यह थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखिएगा यह, परिभाषा में लिखिएगा यह विभिन्न परतों को, विभिन्न परतों को मिलाने से बनी है। मिलाने से क्या है? बनी है। यानी कि पृथ्वी के सतह जो देखते हैं या पृथ्वी की आंतरिक जो बलन क्रिया भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के वो बना हुआ है, अलग अलग प्रकार का इसका नाम है। क्या है? इसका नामकरण भी दिया गया है। अगर आगे मैं आप लोगों से बात कहूं तो लिखिएगा कि पृथ्वी निरंतर गति करती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, पहला होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। अब इसके बारे में हमें आगे पढ़ना होगा कि आंतरिक बलन के कारण क्या होता है और बाह्य बलन के कारण क्या होता है। ठीक है, दूसरा अगर ये मैं आपको बताऊं बाबू, तो ये एक हो गई आपकी पृथ्वी। क्या हो गई? पृथ्वी। तब पृथ्वी के बारे में लिखिएगा कि ये देखिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है आप जानते हैं, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं, या 180 डिग्री कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। इसका काम होता है पृथ्वी को समान दो भागों में बांट देना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि एक गोला पे जो आर पार रेखाएं जाती है उसको व्यास कहते हैं, और केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। माने केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो लिखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। क्या है? जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है। यानी कि कभी व्यास आपसे पूछ देगा तो 64 दूना के क्या हो जाएगा? 6 दूना के 12, 12,800 किलोमीटर। तो कहेंगे अब हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पृथ्वी के परतों के बारे में बताना कि पृथ्वी की परत किस प्रकार से कैसे कैसे बनी होती है। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की परत कितनी होती है बाबू। तब पृथ्वी की परतें 3 होती है। कितनी होती है? 3। इसी तरीका से समझिए, इस वाला भाग को अगर मैं काट के निकाल दूं तो सेम टू सेम इस तरीका से निकल जाएगा। ठीक है, पहला जो भाग होता है सबसे नीचे होता है, उसको कोर कहते हैं। मध्य वाले को मेटल कहते हैं, और लास्ट वाले को क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में कर करके एक एक करके हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीका से कहीं कहीं ये बच्चा कोई मतलब कोई शिक्षागण निकाल देते हैं तो बच्चा को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से निकालते हैं, तो यही वाला चाप धीरे से काट लेते हैं और खरबूजा का चाप काट के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है,
चलिएगा आगे हम देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है, यही मैं आप लोगों को बताया हूं, ठीक है। क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में लिखिएगा, क्रस्ट के बारे में लिखिएगा कि यह पृथ्वी की सबसे सबसे ऊपरी सतह होती है। हेलो, हेलो, चलिएगा आगे मैं देखूंगा, अगला देख लेते हैं क्या होता है आगे। आगे लिखिएगा यह पृथ्वी के 1% क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है। इस पर क्या होता है, इसी पर मनुष्य रहते हैं, इस पे क्या होता है भाई, मनुष्य रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, लिखिएगा यह यहां पर मनुष्य एवं सारे जीव जंतु रहते हैं। इस पर जितने भी होते हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने जीव जंतु हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहते हैं, जिसका नाम क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट है। किस किस से मिलकर बना होता है, तो लिखिएगा यह, इसका क्रस्ट का एक अन्य नाम क्या है, अन्य नाम हम लिखवाते हैं। इसका अन्य नाम जो है लिख लीजिएगा, अन्य नाम सियोल। क्या भैया, सियोल है, क्या है, सियोल है, ठीक है, सियोल। यानी कि ऐसे लिखो CSIL, सियोल तक लिखिएगा। सियोल माने क्या है, सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन, लिखो सिलिकॉन, सिलिकॉन। ए माने एल्युमिनियम, ए माने एल्युमिनियम, लिख लीजिएगा एल्युमिनियम। तो लिखिएगा कि क्रस्ट जो होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मिलके बना होता है, कभी कभी सिलिका इसका नाम कहा जाता है। तो यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम के मिलके बना होता है। सबसे ज्यादा इस पर एल्युमिनियम पाया जाता है, सबसे ज्यादा इस पर एल्युमिनियम पाया जाता है। एक बात याद रखना है, क्योंकि यहां से सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कहिएगा कि एल्युमिनियम पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसके तरफ में, ठीक। मेटल, ये मेटल का एक अन्य नाम है जिसको सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। मेटल का एक अन्य नाम क्या होता है, सीमा होता है। क्या होता है, सीमा। एक बात याद रखना है, ठीक है। मेटल का अन्य नाम सीमा होता है। यानी कि सीमा को अगर हम कोष्ठ में लिख दे तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, SIMA। तो लिखिएगा कि यह जो है भैया सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का मिलके बना होता है। मैग्नीशियम का मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है, ठीक है। चलिएगा लिखिएगा यह, थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेते हैं। चलिएगा इसकी मोटाई लिखिए, मोटाई क्या लिखेंगे, इसकी मोटाई अगर हम लिखेंगे तो लमसम में 2900 किलोमीटर यह गहराई तक फैला हुआ है। कितना, 2900 किलोमीटर। ये क्या है भैया, यह फैला हुआ है। एक बात याद रखना है, ठीक ना, ये क्या है, फैला हुआ है। एक बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा बात छूट गया है क्रस्ट में, तो क्रस्ट में लिखिएगा, जानते हैं इसकी मोटाई, अगर इसकी मोटाई पूछेगा, इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई होता है सतहों पर 35 किलोमीटर, सतहों पर 35 किलोमीटर, समुद्र में 5 किलोमीटर। कितना में, समुद्रों में 5
किलोमीटर होती है। क्या क्रस्ट की अगर मोटाई आपसे पूछे तो यह कह दीजिए कि सतह पर 35 किलोमीटर होती है और समुद्र में कितना किलोमीटर होती है, तो 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिएगा अगर आगे देखेंगे तो इसका इसका मोटाई 2900 किलोमीटर होता है। ठीक है, लिखिएगा एक यह पृथ्वी की पृथ्वी की सबसे सबसे विशाल परत है। यह पृथ्वी की सबसे विशाल परत है। लिखिएगा यह संपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का 81% है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का ये लमसम में 81% क्षेत्र जो है क्या किया है, यह घेरा हुआ है, जिसका नाम मेटल है। क्या है, जिसका नाम मेटल है। ठीक है, क्या है भैया, मेटल है। अब हम चलेंगे कोर के तरफ। कहाँ चलेंगे दोस्त, कोर के तरफ चलेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब है कोर। ठीक है, कोर है भैया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोर के बारे में मैं यहाँ लिखूंगा अन्य नाम जो होता है, अन्य नाम। अन्य इसका नाम क्या है सर, तो इसका अन्य नाम होता है नीफे। नीफे, NIFE। ठीक, यानी कि N मतलब निकेल, N मतलब क्या होता है, निकेल, F मतलब होता है आयरन। क्या होता है, आयरन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोर किस किस से मिलके बना होता है, तो कहिए कि कोर निकेल और आयरन से मिलके बना होता है। ठीक है, निकेल कोर और आयरन से मिलके बना होता है। अब आगे लिखिएगा, इस उसके बारे में लिखा रहे हैं भाई, इसी के बारे में। ठीक है, लिखिएगा यह पृथ्वी की सबसे सबसे आंतरिक परत है। क्या है, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक अगर कोई परत है तो यही है। ठीक है, यह पूरे पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% में बनता है। लिखिएगा यह पृथ्वी के आयतन का 15% है। यानी कि टोटल अगर पृथ्वी के आयतन की मैं बात कर लूं तो 15% जो क्षेत्र है इसी का है। ठीक है, एक और मैं बात बताता हूं कि यहाँ पर तापमान और दाब जो होता है बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसके इसके केंद्र में ताप एवं ताप एवं दाब सबसे सबसे ज्यादा होता है। ताप एवं दाब सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हेलो, चलिएगा। ठीक है, आप लोग देख लिए कि इसका ताप और दाब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला चीज पढ़ेंगे सेल और खनिज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल और खनिज क्या होते हैं बाबू, सेल और खनिज क्या होते हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगला देखूंगा। ठीक है, इस तरीका से जो होता है क्रस्ट होता है। इस तरीके से क्रस्ट जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है, आप लोग देखे हैं, ये चित्र लेके दिखा रहे हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो होती है वो क्रस्ट होती है। क्रस्ट के ऊपर जो थोड़ा वो चारों ओर से पानी जिसमें रहता है, उसे बड़ा है तो महाद्वीप और छोटा है तो द्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसी पर पृथ्वी के क्रस्ट पर ही महासागर देखने को मिलता है। ठीक है, और पेड़ पौधे, गाय भैंस, मनुष्य सब देखने को मिलता है। इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेटल के बारे में खूब अच्छे से समझा दिए हैं। मेटल के बाद कोर के बारे में अच्छे से समझा दिए हैं। अब समझना है सेल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी विभिन्न प्रकार के, पृथ्वी के जो प्रॉपर्टी है उसमें विभिन्न प्रकार के सेल से बनी हुई है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, खनिज और पदार्थ उसी में पाए जाते हैं। देखिए, कुछ खनिज और पदार्थ ऐसे होते हैं कि कम गहराई पर खोदने पर मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि ज्यादा गहराई पर खोदने पर मिलते हैं। तो इसके बारे में लिखिएगा कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी, लिखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी है। शैल माने चट्टान होता है यार, शैलों से बनी है, बनी है। ठीक है, लिखिए अगला। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान द्रव्यमान जो पृथ्वी के पपड़ी बनाता है सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। मैं समझा रहा हूं कि ये क्या कह रहा है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी पत्थर के टुकड़े हैं, अगर वो सब मिलके, खनिज जितने पदार्थ है वो सब मिलके यदि पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण करते हैं, या पृथ्वी के पापड़ी उसी को कहा जाता है, उसका निर्माण करते हैं, तो उसी को एक प्रकार का क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब सेलों के भी प्रकार आ जाएंगे। सेल की आप भी जानते हैं कितना, अग्नेय सेल होता है, अवसादी सेल होता है, कायांतरिक सेल होता है। ठीक है, ये बात जानते हैं। अग्नेय सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जो तुरंत ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हो, सेल को अग्नेय सेल कहा जाता है। वही कुछ दिन ठंडा हो जाता है और शादी बन जाता है, और वही टूट के कहीं और बिखर जाता है तो कायांतरिक बन जाता है। क्या बनता है? कायांतरिक बन जाता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, सेल के बारे में जान लीजिएगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल अग्नेय सेल होते हैं, अवसादी सेल होते हैं, और कायांतरिक सेल होते हैं। क्या होते हैं? कायांतरिक सेल होते हैं। मैं देखता हूं कि क्या मैं अलग अलग इसके बारे में लिखाया हूं? नहीं लिखवाया हूं। इसका मतलब कि मुझे यहीं पर लिखाना होगा। क्या करना होगा? मुझे यहीं पर लिखाना होगा कि अग्नेय सेल क्या होती है। ठीक है, अग्नेय सेल क्या होती है। सबसे पहले जान लीजिएगा कि यह ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए गर्म लावा होता है। देखिए, गर्म लावा का मतलब होता है कि जब ज्वालामुखी, जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे धूल कण और उसमें वाष्प उसकी मात्रा बन जाती है, तो आग बन जाता है। आग बन जाता है, कहीं ना कहीं से निकलता है, तो जब निकलेगा तो पिघलता हुआ निकलता है, तो उसे ही अग्नेय सेल कहा जाता है। क्या कहता है? अग्नेय सेल कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अग्नेय सेल को कभी कभी प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखेंगे तो लिख लीजिएगा, यह 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 प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल का उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब ये गर्म ही है, जब ये गर्म ही है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का इसमें जीवन संभव है? क्या कोई इसमें जी सकता है? तो कहेंगे नहीं सर, इसमें कोई जी नहीं सकता है। तो लिखेंगे इसमें इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के भीतरी आय से, पृथ्वी के जितने अंदर होता है, पृथ्वी के भीतर जितने आय होते हैं, और वो निकलने वाली उग्र लाल पिघलती हुई मैग्मा को ही क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। हम थोड़ा सा बता देते हैं, जब ज्वालामुखी जब नीचे रहती है, ठीक है, वो तब तक गर्म और लोहे के आकार की रहती है, तो उसे लावा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। वही मैग्मा जब ज्वालामुखी के द्वारा जब बाहर निकल जाते हैं तो उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है। ठीक है, अग्नेय सेल के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। इसका दो उदाहरण है। कौन सा है? इसके दो उदाहरण है, लिख लीजिएगा। इसके दो उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए। एग्जाम्पल में पहला होता है अंतर्वेदी, अंतर्वेदी, और दूसरा होता है बहिर्वेदी, बहिर्वेदी।
अंतर्वेदी का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो कि अंतर्वेदी क्या होता है। जब कभी मैग्मा इतना लावा की तरह हो जाए, वहां की जमीन मोटी हो जाए और वो जमीन को फाड़ के ऊपर न निकल पाए, अंदर ही दब के ठंडा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी कहा जाता है। लेकिन जब यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बहिर्वेदी कहा जाता है। क्या वह, सिंपल बात, लावा बाहर निकला बहिर्वेदी, लावा अंदर न होया अंतर्वेदी। अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत ना है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत ना है, ठीक ना। चलिएगा, अब एग्जाम्पल में आपको लिखने की जरूरत ना है, हम बता रहे हैं, जिससे बता रहे हैं उसे लिखे दिखेगा। अंतर्वेदी का मतलब क्या होता है बाबू, जब क्या होती है, जब मैग्मा, जब क्या होती है, जब मैग्मा खूब बढ़िया तप्त लोहा के आकार का हो जाता है और वो जमीन से बाहर नहीं निकल पाता है, वो जमीन के अंदर ही रह के ठंडा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेदी कहा जाता है। लेकिन यही जब मैग्मा क्या होता है कि जमीन से बाहर निकल जाता है, ज्वालामुखी के रूप में बाहर जमीन के क्रस्ट पर आकर जमा हो जाता है, तो उसे बहिर्वेदी कहा जाता है। इसके अलावा और कोई आपको जानने की जरूरत ना है, इसके अलावा और कुछ आपको जानने की जरूरत ना है, ठीक ना। चलिएगा, अगर आगे कहिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे कहिए तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अब ये सेल लुढ़कते हैं, चटकते हैं तथा एक दूसरे से टकराते हैं, छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। उसके बाद यह इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद वायु जल आदि द्वारा धातनित और निक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, अवसादी सेल क्या होते हैं। अवसादी सेल लिखिएगा, इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण आग्नेय चट्टान के, चट्टान के टूटने से हुई है। कैसे टूट जाता है बाबू, तो टूटेगा सर कब, ताप, ताप, दाब, वायु द्वारा निक्षेपित, निक्षेपित कण से इसका निर्माण होता है। क्या होता है, इसका निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, जैसे जान लीजिए, मैं बता रहा हूं। जब मान लीजिए कहीं पत्थर है, पूरा बढ़िया से घाम हुआ है, चटक जाएगा, पुनः उस पर बारिश हुए, दे दे बारिश खुदरोगी, अब पुनः जब हवा आएगा तो उड़ा के कहीं और ले जाकर उसको क्या कर देगा, बिछा देगा। क्या कर देगा, बिछा देगा, ठीक है। यही सूक्ष्म जो कण धीरे धीरे आपस में जुड़ के जब एक नए चट्टान के निर्माण करते हैं, उस चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसमें जीवाश्म पाए जाने की क्या होती है, घटना देखने को मिलती है, यानी कि इसमें जीवित जीवाश्म होते हैं, यानी कि इसे द्वितीयक सेल भी कहा जा सकता है। क्या है, द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इन चट्टानों में क्या होते हैं, तब पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों जीवाश्म हो सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पर लिख सकते हैं कि इसमें 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 जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म, जीवाश्म पाया जाता है। जीवित जीवाश्म माने कौन, पेड़ पौधे, जानवर, कुत्ता, बिलार, सियार। यही कारण है कि इस चट्टानों में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। क्या, तेल, तेल समझते हैं ना, तेल, तेल जो पेट्रोल हुआ, ये सब डीजल वोजल जो बनता है, कच्चा पदार्थ बनता है, यहीं से बनता है, ये बात याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, अगर ये बात समझ गए होंगे तब हम चलेंगे कहाँ, तो अब लास्ट एक सेल बचती है, जिसका सेल का नाम है कायांतरिक सेल। क्या है, कायांतरिक सेल है। कायांतरिक सेल भी इन्हीं सेलों का क्या है, एक रूप है, ठीक है। कायांतरिक सेल कह रहा है कि जब उच्च ताप और दाब के संपर्क में आने से क्या होता है कि अग्नि और अवसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, इस दोनों सेलों को मिलाकर कायांतरिक सेल बनाया जाता है। इस दोनों सेल का क्या लिखेंगे, इस दोनों सेल को मिला देते हैं तो कायांतरिक बन जाता है, ठीक है। लिखिएगा, क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखवा रहे हैं, इसके बारे में, कायांतरिक सेल के बारे में लिखिएगा। जब जब अधिक अधिक ताप एवं दाब, ताप एवं दाब के कारण, के कारण आग्नेय सेल, आग्नेय एवं अवसादी सेल, अवसादी सेल टूटकर
बिखर जाए, बिखर जाए और नए सेल का निर्माण करे, सेल का निर्माण करे, निर्माण करे, उसे कायांतरिक सेल कहते हैं। कायांतरिक होता है। क्या कहते हैं? सिंपल बात है, जब अधिक ताप और दाब बन जाता है, जब दोनों टूट के एक तीसरी सेल का निर्माण करते हैं, उसे कायांतरिक सेल कहा जाता है, ठीक ना। इसमें अगर मैं देखूंगा तो इसके उदाहरण जो होते हैं वो हो जाते हैं चिकनी मिट्टी। क्या होते हैं? उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिएगा, जैसे चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी इसी के उदाहरण है। क्या है? चिकनी मिट्टी इसके क्या है भैया? उदाहरण है, ठीक है। स्लेट में, स्लेट जो होते हैं, चूना पत्थर में जमाने का काम स्लेट आता है। स्लेट में और चूना पत्थर और संगमरमर बदल जाता है। मैंने कहा कि जो स्लेट है वो चूना पत्थर में और चूना पत्थर और संगमरमर में बदल जाता है। लिख लीजिएगा स्लेट, यहाँ पर लिख लीजिएगा स्लेट। जो स्लेट होता है वो किस में बदल जाता है? तो वो चूना पत्थर में बदल जाता है, चूना पत्थर में बदल जाता है। और चूना पत्थर कह देंगे तो संगमरमर में बदल जाता है, ठीक है। इसमें संगमरमर में क्या हो जाता है? बदल जाता है। संगमरमर में क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये बात आपको याद करके चलना होगा, ठीक है। ये बात आपको याद करके चलना होगा। ये थी क्लास 7 की एनसीईआरटी। क्लास 7 की एनसीईआरटी यही थी। इसके बाद आपका आ जाएगा सेल चक्र। सेल चक्र क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल चक्र आखिर में है क्या। सेल चक्र क्या है, तो अगला ये टॉपिक ही सेल चक्र है, उसको हमको बढ़िया समझाना होगा, ठीक है। चलिएगा, इसमें लिखना नहीं है, सेल चक्र में लिखना नहीं, आपको केवल समझना है। जैसे मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले छोटे छोटे, सुनिएगा, सबसे पहले छोटे 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 मिट्टी के कण होंगे, कुछ राख होक होगा, कुछ इसमें अवसादी चट्टान होगी, जैसे में कि जीवित जीवाश्म होंगे। और धीरे धीरे इसमें कुछ ताप होगा, और ताप के बाद कुछ दाब बढ़ेगा, दाब। और जब ये चारों बन जाएंगे, अब यह बन जाएगा आग। क्या हो जाएगा? आग। इसमें लग जाएगा आग, और जब आग लग जाएगा तो यह पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? यह पिघल जाएगा। और जब यह पिघल जाएगा तो यह मैग्मा का रूप लेगा। क्या लेगा? मैग्मा का रूप। मैग्मा का मतलब होता है कि जब आप लोग कभी घर में देखे होंगे या कहीं गए होंगे तो लोहा का पूरा पिघला दिया जाता है, एकदम लाल लाल ऐसे पानी की तरह हो जाता है, उसे मैग्मा कहा जाता है। अब मैग्मा तैयार है, तब जहां से जमीन पतली होगी अब मैग्मा वहां से निकलेगा। जब यही मैग्मा ऊपर निकल जाएगा तो इसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और यही मैग्मा जब यहाँ जाके जब धरती पर इस तरीके से जम जाता है, अब पत्थर का रूप लेकर जमेगा, तो जब ये पत्थर का रूप लेता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आग्नेय सेल या चट्टान कहते हैं, आग्नेय सेल या चट्टान कहा जाता है, ठीक है। यही है आपका सेल चक्र। सेल कैसे बनता है, मैंने पत्थर कैसे बनते हैं, ठीक है। पत्थर कैसे बनते हैं ये पूरा बढ़िया से समझा दिए, ठीक है। कह रहा है कि चक्रीय तरीके से कुछ शर्तों के तहत एक प्रकार की सेल को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया को सेल चक्र के रूप में जाना जाता है। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है, यह अग्नेय सेल बनने के लिए जाना जाता है। अग्नेय सेल छोटे छोटे में टूट जाता है तो अवसादी सेल पर परिवर्तित होता है। और जब अग्नेय सेल अवसादी सेल गर्मी और दबाव के अधीन होती है तो कायांतरिक सेल में बदल जाती है। कायांतरिक सेल जो बहुत गर्मी और दबाव में पिघलता हुआ मैग्मा बनाने के लिए पिघल जाता है, यह पिघला हुआ मैग्मा फिर से ठंडा हो सकता है और अग्नेय सेल के रूप में जम जाता है। यही है, ये आपका है, ठीक है। जो अभी आप पढ़े हैं वही है, जो अभी आप पढ़े हैं वही है, ठीक है। जो अभी आप पढ़े हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। लावा। अब क्या है? मैग्मा क्या है? मैग्मा बाहर निकला तो लावा हुआ, मैग्मा निकला बाहर तो क्या हुआ? लावा बना। लावा जब जम गया आग्नेय चट्टान हुआ। क्या हुआ? आग्नेय सेल हुआ, आग्नेय चट्टान हुआ या आग्नेय सेल में निर्माण हुआ। जब आग्नेय सेल ताप और दाब के कारण टूट गई तो क्या हो गया? अवसादी सेल में बदल गई। क्या? अवसादी सेल में बदल गई। और ताप दाब के कारण यह भी पुनः टूट गया तो यह कायांतरिक में बदल गया। हाँ, यह कायांतरिक, ठीक है। यही है आपका सेल चक्र। क्या है? यही है आपका सेल चक्र, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2 को पूरा हु बहू किताब में जो दिया है उसी को हम पढ़ाएंगे। जो किताब में दिया है उसी को हम पढ़ाएंगे। आपको इतना बात समझ में आना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा, बोला है।
चलिए देखेंगे अब एनसीईआरटी जो पूरा क्लास 7 का अध्याय नंबर 2 है, पूरा 0 बाय 0 लेवल से देखेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे और शब्दों पे गौर करना है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, जितना शॉर्ट फॉर्म है पूरा लिखवा दिए हैं, अब टोटल केवल एनसीईआरटी को पढ़ देना है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? जी, पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, उन्हीं पदार्थों के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या क्रस्ट कहा जाता है या सियोल कहा जाता है, ठीक है। कह यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलो, मैंने कह रहा है इसकी जो मोटाई होती है सतह पर, अगर महाद्वीप में देखेंगे जहां पे स्थल है वहां पे 35 किलोमीटर और जहां पे पानी है वहां पे 5 किलोमीटर होता रहा है। कितना? 5 किलो। यह क्या आप जानते हैं, यह आपके लिए है, ये देख लीजिएगा कि इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके थे। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक ही खोदना होगा। इससे ज्यादा खोदेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण के साथ साथ पृथ्वी को भी हानि पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हम आपको खुद बताए हुए थे, कह रहा है यहाँ पे महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम, कह रहा है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है उसे सीमा कहा जाता है, सॉरी सियोल कहा जाता है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम के मिलके बना होता है। खरकोचेगा तो सबसे ज्यादा इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियोल यानी सी मने सिलिका तथा एल मने एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में या सी मने सिलिका तथा मैं मने मैग्नीशियम कहा जाता है। कह रहे कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है, ठीक। कह रहे गहराई तक फैला होता है। इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे क्रूड कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रूड कहा जाता है, जो कि निकेल और आयरन से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिएगा, अब कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे माने निकिल तथा फेरस माने आयरन कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी ऊंच होता है। कह रहा है कि शैल एवं खनिज क्या होता है, शैल और खनिज में अंतर क्या होता है। कह रहा है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जैसे ऊपर में जो भी पत्थर के टुकड़े मिलकर अगर क्रस्ट बना रहे हैं उसे सेल कहा जाता है, ठीक है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है, जरूरी है काला, उजला, सफेद, उसके बाद भूरा, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, इंग्लिश भी याद रखिएगा, इग्नियस कहा जाता है, और अवसादी सेल को सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरिक सेल को मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहा जाता है, जो कि हम अभी आपको बताए हैं बाबू, ठीक है। कह रहा है कि इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। अग्नेय सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम पहली बताए थे अंतर्भेदी, और क्या है भैया? बहिर्भेदी। अंतर्भेदी का मतलब होता है जो मैग्मा जमीन के अंदर ही जम जाता है उसे अंतर्भेदी कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर जैसे ज्वालामुखी के द्वारा निकल कर जमे उसे बहिर्भेदी कहा जाता है, ठीक है। कह रहे क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी या अग्नेय सेल कहते हैं, और जो अंदर हो जाता है उसे अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है।
लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ग्रेनाइट पत्थर के भी बड़े बड़े महल अटारी बनाया जाता है, जैसे कि राम मंदिर है वो ग्रेनाइट पत्थर का ही बनाया गया है। ठीक है, चलिएगा अगला टॉपिक देख लीजिएगा, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सैल लुढ़क, लुढ़क कर माने डगरा वगैरह का टूटना, चटक कर यानी कि दाप और दाप बड़ा चटक जाएगा, टूट जाएगा तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल परत बन जाते हैं। इसमें इस प्रकार के सैल को क्या कहते हैं? अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं से जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नेय एवं अवसादी सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सैलों में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तन हो जाती है। एक बार पुनः से लिख लीजिएगा, यहाँ चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तन हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा क्या कह रहा है। सैल क्या है भैया? सैल क्या है? कह रहे कि सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिबिडी माने स्टापू या किट किट, 5 पत्थर गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी ले। जैसे कि 5 गिट्टी हमारे गांव में महिला लड़की सब खेलती थी कि ऐसे फेंकना, रोकना, फिर बाघ बनाना, फिर बिछुआ कराना, फिर भरुकवा करना, मैंने बहुत तरीका से खेला हम भी देखे हैं। ठीक है, उसी तरीका से ये कह रहा है। ठीक, चलिएगा आगे देखिए। कह रहे कि आओ कुछ करके सीखे, तो कुछ करके सीखना है तो आप सीख लीजिएगा। कह रहे कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ। ठीक है, चूना पत्थर ही संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, चलिएगा अब है भैया आपको जान के हैरानी है कि सैल चक्र कैसे बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सैल बन जाता है। ये अग्नेय सैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सैल बन जाता है। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सैल कायांतरिक सैल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सैल में बदल जाता है। इसी को कहते हैं सैल चक्र। सिंपल बात है, सबसे पहले मैग्मा बनता है, मैग्मा के बाद अग्नेय चट्टान, अग्नेय के अवसादी, अवसादी के बाद कायांतरिक, कायांतरिक पुनः ये पिघल जाती है कायांतरिक चट्टानें, तो पुनः क्या बन जाता है? मैग्मा का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए आगे क्या कह रहा है देख लीजिएगा। चलिएगा आगे कह रहा है कि सैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्यमों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि भी हमें इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें या आर्कियन क्रम की चट्टानें या आपके गोंडवाना लैंड की चट्टानें या आपके छोटा नागपुर का पठार, इसी सब का क्या है? उदाहरण है, जिसके कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि आओ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आओ अभ्यास करके देखें। तो लिखने वाला आपका काम है, मैं यहाँ से आपको सही और गलत बताता हूँ।
कह रहा कि द्रवित मैग्मा से बने शैल अग्नेय शैल कहलाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रूड कहते हैं। यह सोना, पेट्रोलियम या कोयला किसके उदाहरण है? तो यह जीवित जीवाश्म के उदाहरण है, याद रखिएगा। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी शैल कहलाता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है उसे परपटी कहा जाता है। ठीक है, जितना आसानी तरीका से पढ़िएगा उतना ही आसानी तरीका से आपको क्या हो जाएगा, अच्छे तरीका से जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब ये क्लास समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और देखते रहें। आपका अपना परिवार है आस एजुकेशन परिवार। ठीक है दोस्त, बाय बाय।